जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सब सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वह है वृद्धि एवं विकास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है दोस्तों, जिसमें हम सब सबसे पहले वृद्धि एवं विकास के बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे। फिर इससे संबंधित जो आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आज आपकी यह दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम सब कवर किए थे समाजीकरण के बारे में हम सब बहुत विस्तार पूर्वक से जाने थे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे उसको भी हम सब कवर किए थे। अगर आपको पहली क्लास को देखना हो तो आप आई बटन पर जाकर पहली क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको भी सॉल्व कराया जाएगा। 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 में जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था वह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपको सीटेट से संबंधित कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप सबके लिए सभी नोट्स फ्री में उपलब्ध हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप @YesForStudy1 टाइप करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन होकर सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब समझेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। दोस्तों, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है यह एक सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सेंट्रल लेवल की बुक होती है। इसलिए हम सब इस क्लास को जो तैयार किए हैं इसमें सब जितने भी टॉपिक लिए गए हैं सब एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, क्योंकि जब जो आपका सीटेट होता है वह सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। तो इसमें जो बुक चलती है एनसीईआरटी से संबंधित सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यह जो क्लास तैयार की गई है पूरा एनसीईआरटी बेस भी है। तो सबसे पहले हम सब समझते हैं वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ अगर हम सब बात करें, वृद्धि का अर्थ सामान्यतः मानव शरीर के अंगों के विकास तथा अंगों के कार्य करने की क्षमता से समझा जाता है। दोस्तों, अभी हम आप बहुत हल्का सा आपको बताएंगे, बाकी अभी आगे हम सब बहुत विस्तार पूर्वक से वृद्धि के बारे में जानेंगे। इसमें कह रहे हैं अंगों के विकास। वृद्धि का मतलब क्या है, जहाँ पे अंगों का विकास हो, अंगों के कार्य करने की क्षमता की जहाँ बात किया जाए वहाँ हम सब वृद्धि का अर्थ समझते हैं। इसके बाद विकास का अर्थ अगर हम समझे तो विकास कार्य परिपक्वता की ओर ले जाता है, अर्थात विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। वृद्धि दोस्तों जो होता है एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है दोस्तों वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब वृद्धि को अगर हम ऐसे समझे जैसे किसी बालक का हाथ बढ़ रहा है, ऐसा तो है नहीं जब जन्म लेगा मृत्यु तक बालक का हाथ बढ़ता ही रहेगा। एक समय आने के बाद बालक की लंबाई रुक जाती है तो हाथ बढ़ना भी रुक जाता है। तो इसलिए दोस्तों वृद्धि जो है एक निश्चित समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको आगे हम और विस्तार पूर्वक से समझते हैं। सबसे पहले हम सब वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या क्या होते हैं उसको समझेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे कह रहे हैं कि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वृद्धि जो है एक समय बाद रुक जाती है। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, बच्चा पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बढ़ते क्रम में है, लेकिन एक समय आने के बाद बालक की लंबाई रुक जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वृद्धि हर समय नहीं होती है। इसके बाद विकास की अगर हम सब बात करें तो विकास जो होता है यह गर्भ से लेकर, बच्चा जब गर्भ में आता है तब से लेकर कब्र तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। विकास का जो तात्पर्य लगाया जाता है वो आदमी की मानसिक क्षमता से लगाया जाता है। जैसे विकास को हम सब देख नहीं सकते हैं, विकास जो होता है निरंतर चलता है। जैसे आदमी की किसी की सोचने की क्षमता बढ़िया होती है, तर्क शक्ति बढ़िया होती है, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं विकास के अंतर्गत आते हैं। अभी एक पॉइंट को हम समझेंगे। कह रहे हैं जब हमारे शरीर की संरचना आकार में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे वृद्धि कहते हैं। जब हमारे शरीर में परिवर्तन हो, जैसे हम पतले हैं फिर मोटे हो जाएं, तो यह किसके अंतर्गत आएंगे, यह वृद्धि के अंतर्गत आता है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है दोस्तों। उदाहरण मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। जो विकास होता है दोस्तों वह आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य दोनों होता है।
जैसे मस्तिष्क, भाषा ज्ञान। अगर किसी का मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो इसे हम देख लेते हैं ना, बालक का मस्तिष्क बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर वो भाषा ज्ञान, किसी की बोलने का क्षमता, जैसे किसी का भाषा कौशल का विकास हो रहा है, तो इसे हम कैसे देखेंगे? जब वह बोलेगा तभी तो हम समझ पाएंगे ना इस बालक के भाषा कौशल अच्छा है। यह इसीलिए कह रहे हैं यह स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, उदाहरण के लिए लंबाई चौड़ाई। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि वृद्धि जो होती है एक समय बाद रुक जाती है। और विकास जो होता है वह जीवन भर चलता रहता है दोस्तों। इसकी गति जो है धीम और तेज हो सकती है। कभी विकास बहुत तेजी से होता है, कभी विकास बहुत स्लो होता है, मंद और तीव्र हो सकती है, लेकिन रुकती नहीं है विकास। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है दोस्तों। वृद्धि का स्वरूप जैसे हम देख सकते हैं, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। विकास का मापन नहीं कर सकते दोस्तों। विकास जो होता है इसका हम मापन नहीं कर सकते, लेकिन उदाहरण सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। जैसे किसी बालक के अंतर्गत कितना सामाजिक विकास हुआ है, इसको हम नापेंगे? कैसे नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। उसका नैतिक, कहीं वो बच्चा बोलने में बहुत बढ़िया है, उसका नैतिक विकास बहुत बढ़िया है, क्या इसे हम किसी मेजर से नाप सकते हैं? हाँ, उसका नैतिक विकास कितना हुआ है? नहीं नाप सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं विकास जो है हम विकास को नाप नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है, कह रहे हैं नोट, केवल मानसिक विकास का मापन हम कर सकते हैं। बालक का जो मानसिक विकास होता है ना, कि उसका आईक्यू लेवल, उसको हम नाप सकते हैं। बस यही एक चीज़ नाप सकते हैं, बाकी विकास में हम सब कोई चीज़ नहीं नाप सकते। जो मानसिक विकास होता है दोस्तों, यह भी आपका विकास के ही अंतर्गत आता है। इसकी बात करें, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जैसे किसी की वजन बढ़ रहा है तो इसे माप ही सकते हैं ना, उसका वजन बढ़ रहा है। फिर इसके वजह से भार लंबाई माप ही हम सकते हैं। वृद्धि जो है परिणात्मक होती है। वृद्धि जो है एक परिणात्मक होती है, उसे पता होता है। इसके बात करें, विकास जो है परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन प्रत्यक्ष होते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष मतलब जिसे हम देख सकते हैं। वृद्धि में जो परिवर्तन होता है उसे हम प्रत्यक्ष परिवर्तन कहते हैं। जिसे हम देखते हैं वही तो होता है प्रत्यक्ष, और विकास जो होता है आपका अप्रत्यक्ष होता है। इसके बाद हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं की बात करते हैं। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अभी इसके पहले हमने जो पढ़ा वृद्धि और विकास, इसके बारे में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में हम उसको पहले आपका सॉल्यूशन बताएंगे, फिर हम सब आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ से विकास है कि विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जितनी अवस्थाएं होती हैं आपकी, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इन सब के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से जानेंगे। सबसे पहली अवस्था क्या होती है दोस्तों? प्रसव पूर्व अवस्था। यह अवस्था कब से कब तक चलती है? यह 9 महीने या 280 दिन की अवस्थाएं होती हैं। प्रसव पूर्व अवस्था वह अवस्था होती है जब बालक अपने माँ के गर्भ में रहता है, उसी अवस्था को हम सब प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड अवस्था आती है वह शैशवावस्था होती है। जब बालक का जन्म हो जाता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम शैशवावस्था के अंतर्गत रखते हैं। फिर उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था। इसको पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को आप ऐसे समझ लीजिए, बाल्यावस्था जो होती है उसी के पार्ट होते हैं। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। कहीं पे आपको बाल्यावस्था के अंतर्गत मिल जाएगा कि इसके 2 भाग होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन कहीं पे आपको ऐसे मिलेगा कि पूर्व बाल्यावस्था को अलग बताते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को अलग बताते हैं। इसलिए आप कन्फ्यूजन ना होइएगा कि बाल्यावस्था के 2 भाग हैं, इसमें तो अलग अलग बताया गया है। यह बाल्यावस्था के ही अंतर्गत आते हैं। पहला है पूर्व बाल्यावस्था। इसका जो एज माना गया है 2 से 6 वर्ष तक जो अवस्थाएं होती हैं उसे हम पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक जो बालक होते हैं वह उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था की हम सब बात करें तो यह अवस्था दोस्तों 12 से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्थाएं होती हैं वह आपके किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं
प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था की जो कुछ विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन अवस्थाओं के बारे में हम सब चर्चा करते हैं। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है दोस्तों। कहने के तात्पर्य जो प्रसव पूर्व में जो बालक का विकास होता है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि बच्चा 280 दिन में बालक का पूरा विकास हो जाता है, 9 महीने में ही बालक का पूरा विकास हो जाता है, इसलिए इसमें जो बालक की वृद्धि होती है बहुत तेज होती है। समस्त रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होते हैं दोस्तों, इसमें मानसिक परिवर्तन नहीं होते हैं। इसमें जो परिवर्तन होते हैं मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होते हैं, वह शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पूरे शरीर का संरचना का विकास होता है। इसके बाद आते हैं शैशवावस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो अवस्थाएं होती हैं वो आपका शैशवावस्था कहलाती हैं। शैशवावस्था में बालक पूर्णतः माता पिता पर निर्भर होता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह खुद से चलना तो लगता नहीं है, वह किस पर निर्भर रहता है, वह अपने माता या पिता पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह बहुत तेज़ी से सीखता है। शैशवावस्था में हम जो भी बालक को सिखाते हैं बहुत तेज़ी से सीखता है। जो भी नकल करने की शुरुआत करने, नकल तो पूर्णतः नहीं करता है लेकिन वो सीखने का प्रयास करता है। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग दोस्तों कितना होती है, 3 से होती है। इसके बाद आता है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्ड स्टेज, जो कि दोस्तों 2 से लेकर 6 वर्ष तक जो अवस्थाएं होती हैं वह पूर्व बाल्यावस्था कही जाती हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं उसको समझते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। अब जो अवस्थाएं आपको हम बता रहे दोस्तों, इसी सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई बाहर से पूछा जाता है, इसी में पूछ लेगा कि किस अवस्था में बालक माता पिता पर निर्भर रहता है। तो आज जानते रहिए जो शैशवावस्था होती है वह अवस्था में बालक माता पिता पर निर्भर होता है। बालक का अधिकतर व्यवहार जिद्दी, विरोधात्मक, आज्ञा न मानने वाला होता है। किस अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। बालक खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करता है। किस अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि किस अवस्था में बालक खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करता है, तो वह है पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं। तो ऑप्शन जो कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। बाकी और भी ऑप्शन होते हैं शैशवावस्था में भी। शैशवावस्था में भी आप कह सकते हैं कि बालक खिलौने से खेलता है, अभी कुछ खिलौने उसके सामने लाएँ तो आकर्षित होता है, लेकिन जो खेलना शुरू करता है तो वह पूर्व बाल्यावस्था में। इसको जानते रहिए आप। इसके बाद हम समझते हैं उत्तर बाल्यावस्था, जिसका काल माना गया है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। इस अवस्था में तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। अब आप कहेंगे छोटा सा बालक है, तार्किक चिंतन कैसे करेगा। तार्किक चिंतन ऐसे करता है दोस्तों, जैसे अभी बालक को आप कोई चीज़ मना कर दें, जैसे चाबी है, आपने चाबी दे दिया, वो पूछेगा ये क्या होता है पापा, कहाँ लगता है, क्या चलता है, मतलब तमाम तरीके से तर्क करने का प्रयास करने लगता है बालक। इसलिए कहा गया है कि इसमें को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। कोई गेंद देखेगा, वो जिसे आप पटकें, फिर वह देखेगा गेंद को, वो भी पटकेगा, खेलने का प्रयास करेगा, सोचेगा कि हम गेंद को कैसे कैसे पटक रहे हैं, कैसे ऊपर आ रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे दिमाग में उसके थॉट आने लगते हैं। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा कि किस अवस्था में पूछा गया है आपके, किस अवस्था में बालक स्कूल जाना शुरू करता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक समूह में रहना पसंद करता है दोस्तों। कहाँ पे, समूह में रहना पसंद करता है। अब वह जो दोस्तों इतना परिपक्व हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना पसंद कर देता है, घर पे रहता ही नहीं है, हर समय कहीं न कहीं अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
इस अवस्था को क्या कहा जाता है? गंदी अवस्था कहा जाता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है? तो वह उत्तर बाल्यावस्था को। अगला जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस अवस्था को टोली, समूह, गैंग की भी अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को? उत्तर बाल्य। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं कि किस अवस्था को टोली का अवस्था कहा जाता है, किस अवस्था को समूह, गैंग की अवस्था कहा जाता है? तो उत्तर बाल्य अवस्था को, जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बालक। इसके बाद आते हैं किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि देखने को मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा बच्चे व्यवहार में भटकाव आता है तो वह किशोरावस्था में ही आता है। इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है दोस्तों। किस अवस्था को? किशोरावस्था को। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसको जानते रहिए आप। जो किशोरावस्था है इसे स्वर्णकाल या फिर गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है, कह रहे हैं इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षक होता है। कहने का तात्पर्य है जो किशोरावस्था होता है इसमें बालक जो है अपने विपरीत विषम लिंगी की तरफ आकर्षित होता है। इसके बाद आते हैं इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है बालक। कहने का तात्पर्य यह जो अवस्था होती है, बालक जो है हर समय अपने ख्यालों में खोया रहता है, अजीब अजीब तरीके से चिंतन करने लगता है। उसे लगता है कि जो हम सोचते हैं बहुत बढ़िया है, हमारे घर वाले नहीं अच्छा सोच पा रहे हैं, अगर हमको मौका मिले तो हम बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कर जाएंगे। इस प्रकार से जो है बालक चिंतन करने लगता है। किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाएं खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वही जो बात हमने अभी इसके पहले बताया कि इसमें जो है बालक सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम ऐसा करें तो बहुत बढ़िया है, हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं बाल विकास के सिद्धांत। कुछ सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कोई पेपर नहीं है, आप कि कोई भी पेपर उसमें निकाल के चेक कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें इससे क्वेश्चन न पूछे गए हों। पहला है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। देखिए अब यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं, इसमें कुछ इंडिकेट किया गया है कि ऊपर से आ रहा है तीर, फिर नीचे पैर की तरफ जा रहा है, फिर बीच से जाके आरी मगल जा रहा है। इसके बारे में हम समझते हैं बहुत विस्तार पूर्वक से। विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर और मध्य से बाएं की ओर होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, बालक का विकास किस तरफ से होता है? सिर। आप हर समय जानते रहिए जो बालक का विकास होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है और केंद्र से बाएं की तरफ होता है। इसको बहुत अच्छे से आप जान लीजिए। आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, बार बार घुमा के पैर से सिर की तरफ जाएगा, सिर से पैर की तरफ जाएगा। इसको जानते रहिए, सिर से पैर की तरफ और मध्य से बाएं की ओर। अगला जो पॉइंट है, सिर से पैर की ओर जो विकास सिर से पैर की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं? मस्तोदमुखी कहते हैं दोस्तों। जो बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है उसे हम मस्तोदमुखी कहते हैं, सेफेलोकार्डियल कहते हैं। इसको आप जानते रहिए, एग्जाम में यही आपका पूछ लेता है इसी नाम से। विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मस्तोदमुखी विकास का अर्थ यह है कि पहले बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, फिर भुजाओं और अन्य इंद्रियों का विकास होता है। जो सिर से पैर की तरफ जो मस्तूदमुखी विकास है दोस्तों, उसका कहने का तात्पर्य यही है, जो बालक का सबसे पहले क्या विकास होगा? सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास होगा, फिर उसके बाद उसके अन्य भुजाओं का विकास होता है। अगला जो पॉइंट है, मध्य से दोस्तों बाएं की ओर, इसे हम दूरभूमुखी या फ्लेक्सोमोडिस्टल विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। दूरमुखी जो होता है दोस्तों, इसका अर्थ यह होता है विकास का क्रम जो है मध्य से शुरू होकर दोस्तों बाहर की तरफ होता है। जो बालक का विकास होता है, बालक का जो विकास होता है वह केंद्र से मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है दूरमुखी सिद्धांत में। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों।
निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का विकास का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? स्किनर ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास मंद जरूर हो जाता है, परंतु बालक का विकास लगातार चलता रहता है। कहने का तात्पर्य निरंतरता का यही आप समझ लीजिए कि निरंतरता मतलब क्या होता है? लगातार। हमने आपको पहले ही बता दिया था, जो बालक का विकास होता है मंद और तीव्र जरूर हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा कहें बालक का विकास रुक जाता है तो रुकता नहीं है। यह सिद्धांत दिया किसने है? स्किनर महोदय ने दिया है। बालक का विकास जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत तक, जब तक जीवन है तब तक चलता रहता है। वही हमने कहा कि जो विकास होता है वह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, जब तक बालक जिंदा रहता है। अगला जो सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं का देखो दोस्तों, यहाँ पे एक फोटो आपने देख लिया, दो बच्चे एक जैसे हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत किसने दिया? हैरलॉक ने दिया है। इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास निरंतर होता रहता है, परंतु किसी भी में समानता नहीं पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है, विकास तो सभी का लगातार हो रहा है, लेकिन दो बालकों का एक जैसा विकास कभी नहीं होता। चाहे वह बच्चा जुड़वा क्यों ना हो, तब भी एक साथ पैदा होते हैं बालक, तब भी उनका विकास एक जैसा समान नहीं रहता है। उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि दो बालक जुड़वा पैदा हो गए हैं तो उनके सोचने के जितना दिमाग उसका यूज़ हो काम कर रहा है उतना अगले का भी करेगा, मतलब एक जैसा समान हो ही नहीं सकता। जब जुड़वा बच्चे में समानता नहीं देखी जाएगी तो अदर बच्चे में होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए आप जानते रहिए दो बच्चों का विकास एक जैसा नहीं होता कभी भी। इसके बाद कह रहे हैं यदि हम दो बच्चों के विकास को देखें तो दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से भिन्नता पाई जाती है। कहने का तात्पर्य कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर पाई जाएंगी दोनों बालक में, चाहे जुड़वा हो चाहे अलग, मतलब अदर कोई भी बच्चा हो। अगला जो सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, इसे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग चलाना सीखता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम एक एग्जाम्पल के आपके जरिए बताते हैं। जैसे एक बालक है, आपके घर में भी कोई बालक हो, आप उस पर भी उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे एक बालक है, बालक को यह खिलौना लेना था, खिलौने से थोड़ा दूर बालक बैठा था। क्या बालक अपना हाथ उठा के सीधा ले लिया? सीधा नहीं लेता। पहले वह अपने पूरे शरीर को रगड़ते हुए खिलौने के पास आएगा, फिर बैठेगा, फिर उस एक हाथ से उठा के प्रयास करेगा, फिर वह खेलेगा। कहने का तात्पर्य सबसे पहले पूरा अपनी पूरी शरीर को खिसकाकर खिलौने के पास लाया, फिर एक अंग का प्रयोग किया, फिर अपने हाथ का प्रयोग करके फिर खिलौने को उठाया। यही होता है दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। आगे हम देखते हैं अगले पॉइंट में। फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है तथा अंत में सभी का एकीकरण करता है। जैसे कि पहले पूरे शरीर को चलाया, फिर एक एक अंग हाथ से पकड़ा, फिर हाथ से पकड़ के पूरा खिलौना खेलने लगा, पूरा अंग का इस्तेमाल करने लगा। उदाहरण दिया गया है, यदि किसी बालक के आगे एक खिलौना रखा है, वह थोड़ा दूर है, तो वह उसे अपने पूरे शरीर को हिलाकर घसीटते हुए खिलौने तक पहुंचता है, फिर हाथ का इस्तेमाल करके उसे छूने की कोशिश करता है तथा अतः अंत में दोनों क्रियाओं को जोड़कर वह खिलौनों को हाथ में ले लेता है। इसे ही एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग ऊपर नीचे हो गया है, अब ध्यान दीजिएगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो बालक एक जैसे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी हम बताते हैं आपको। यह सिद्धांत किसने दिया? हैरलॉक ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार की जाति विशेष का विकास एक समान होता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य है, कहने के इस सिद्धांत में यही कहा गया है कि एक प्रकार की जात विशेष का विकास एक समान होता है। कहने का तात्पर्य जैसे बालक है, यह मानव जाति का विकास है, तो मानव जाति का विकास एक समान होगा। समान मतलब आप अभी आप कहेंगे, आपने आगे बताया
कि एक बालक का विकास, दो बालक का विकास एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ एक समूह की बात किया जा रहा है, एक जात का भी, एक जात विशेष की बात किया जा रहा है, जिसे पूरे मानव जात की बात किया जा रहा है। क्या ऐसा है कि जो मानव भारत में रह रहा है उसका विकास अलग तरीके से होगा और जो बालक अमेरिका में है उसका विकास अलग तरीके से होगा? नहीं दोस्तों, उसमें भी विकास की प्रक्रियाएं जो हैं सेम ही रहती हैं। जैसे केंद्र से बाएं की तरफ ही विकास होगा, सर से पैर की तरफ ही विकास होगा, जो ये प्रक्रियाएं हैं सेम है। जैसे आदमी का जो स्ट्रक्चर है सबका समान ही होगा, बालक कहीं पे भी पैदा हो। कहने का तात्पर्य यही है। उदाहरण के जरिए एक बालक भारत का है तथा दूसरा बालक अफ्रीका का है, क्योंकि दोनों की जाति समान है, दोनों ही बालक हैं, तो दोनों का विकास एक समान ही होगा, चाहे उनका वातावरण अलग क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य है दोनों का विकास समान इसलिए होगा, जैसे उनका स्ट्रक्चर जो बनेगा, जैसे दो हाथ बना है, तो दोनों ऐसा तो नहीं अफ्रीका में जो बच्चा उसका एक ही हाथ का विकास होगा क्योंकि वह अफ्रीका का है, ऐसा नहीं दोस्तों। जो मानव संरचना का विकास है दोनों का सेम ही होगा। आगे बढ़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। उदाहरण के देखते हैं, दौड़ना एक विशिष्ट क्रिया है दोस्तों। दौड़ना कैसी क्रिया है? एक विशिष्ट क्रिया है, परंतु बालक सीधा दौड़ना ही नहीं लगता, पहले वह उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना प्रारंभ करता है। यही क्या है दोस्तों? सामान्य से विशिष्ट की ओर। कहने का तात्पर्य कोई बालक है, क्या वह सबसे पहले दौड़ना ही प्रारंभ कर देगा? नहीं, सबसे पहले वह उठने का प्रयास करेगा, फिर धीरे धीरे चलने का प्रयास करेगा, फिर दौड़ने का प्रयास करता है। दौड़ने में बहुत सारी प्रक्रियाओं को पार करके तब वह दौड़ना शुरुआत करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जितने भी आपके टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। और अब 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 में जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डेली सॉल्व कराए जाते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। जो नोट्स, सीटेट के सभी नोट्स दोस्तों आप सबके लिए फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम के लिए आप @yes4study1 टाइप करेंगे तो वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर सभी नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का अर्थ यह है कि बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, भार और आकार सभी रूपों में बालक का विकास होता है दोस्तों। वर्तुलाकार मतलब यही हो दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई, भार और आकार सभी रूपों में बालक का विकास होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का गुणनफल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में काफ़ी बार यह पूछा गया, बालक का विकास पे प्रभाव किसका पड़ता है? वंशानुक्रम, वातावरण का पड़ता है, या फिर सिर्फ वंशानुक्रम, या फिर सिर्फ वातावरण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते रहिए, बालक के विकास पे जो प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का पड़ता है। अगर सामाजिक है, सामाजिक का भी पड़ता है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बालक के विकास पर वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। मतलब कि किसी भी बालक के विकास में वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का विकास पूर्ण होगा तभी बालक का विकास होगा। केवल एक के विकास से बालक का विकास संभव नहीं है। अब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट। जन्म से पूर्व ही गर्भावस्था में ही व्यक्ति का शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि जो बालक का शारीरिक विकास होता है वह गर्भ से होता है दोस्तों। वो कहाँ से होता है? वह गर्भ से होता है, इसको आप जानते रहिए। एक स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है दोस्तों, जिस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है सामाजिक भावनात्मक विकास, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट।
सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बालकों में व्यवहार करने तथा समायोजन करने की योग्यता का विकास ही सामाजिक विकास या समाजीकरण कहलाता है। शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है। शिशु के उम्र बढ़ने के साथ ही उसका सामाजिक विकास होता रहता है। ऐसा तो है नहीं दोस्तों, बालक जन्म लिया तभी वो समाज में जाके रहने लगा, समाज के साथ घुल मिल गया। नहीं दोस्तों, उसे सामाजिकरण की शिक्षा उसके परिवार के द्वारा बताई जाती है, तब वह सामाजिकरण जान पाता है कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, किसका पैर छूना है, घर पे कोई आ रहा है तो किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है, यह सब उसे सिखाया जाता है। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया हो जन्म से नहीं होती है। इसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञान का अर्थ देखना, अवबोधन करना, समझना, अंतर्निहित करना अथवा जानना होता है दोस्तों। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होगा जानने की वृद्धि तथा क्षमता, समय अनुसार समझना और अवबोधन करना, जो परिपक्वता तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने से सुसाध्य होता है। इसके बाद समझते हैं भाषा और प्रारंभिक साक्षरता विकास। लगभग सभी लोग एक ही तरीके से अपनी अपनी भाषा का विकास करते हैं दोस्तों। यह बात अलग है कि भाषा की गति हर एक की भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों, कह रहे हैं कि चरित्र एक अर्जित मानसिक संरचना है जिससे बालक अपनी उस सामाजिक परंपरा के अनुसार व्यवहार करता है जिसके बीच उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे इच्छा शक्ति, मूल प्रवृत्तियाँ, संवेगों, अस्थायी भावों और आदतों का नैतिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान। यहाँ पे हम सब दोस्तों जो आपके वृद्धि में विकास से संबंधित टॉपिक थे, पॉइंट थे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट को कवर कर लिया। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है या फिर और कोई ऐसा है दोस्तों, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन वृद्धि में विकास से जो आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक को इसमें सम्मिलित किया गया है। जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं सब के टॉपिक को इसमें लिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों, आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा या फिर आपको कमेंट में ही उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब यहाँ से हम सब क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपने जो अभी तक पढ़ा है उसी का आकलन आप करिए, आप कितना सही कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है दोस्तों? पहला है सभी का विकास दर समान नहीं होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं दोस्तों। विकास कैसा है? विकास सभी का विकास दर समान नहीं होता है दोस्तों। विकास दर जो है हमने आपको बताया कि जो ये विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सही आपको सीटेट एग्जाम में यह भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, जो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन आप पढ़ेंगे चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन उसमें आपको यह समझना होगा कौन सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। जो सबसे ज़्यादा सही होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें से सभी का विकास दर समान नहीं होता है दोस्तों, यह एकदम राइट है दोस्तों। सभी का विकास दर समान नहीं दोस्तों, भिन्नताएं पाई जाएंगे, 100% है, इसलिए ऑप्शन ए ज़्यादा सही है। ए इज़ राइट आंसर। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझेंगे तब आपके लिए समस्याएं हो जाएंगे। अब लैंग्वेज को समझने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है दोस्तों। हर्लॉक का है, जेम्स डेवर का है, मैकडूगल का है या फिर मुनरो का है? तो राइट आंसर इसे हर्लॉक का है। मानसिक विकास का संबंध नहीं दोस्तों, किससे मानसिक विकास का संबंध नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति का विकास से, तर्क एवं निर्णय से या फिर अवबोधन की क्षमता से? इसमें आपको बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए दोस्तों। वजन ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास शनैः होता है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है या फिर विकास एक
निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। तो इसमें से क्या नहीं है, इसमें गलत पूछा गया, जो ऑप्शन गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो गलत इसमें ऑप्शन नंबर डी है, कह रहे रुक जाता है। क्या विकास रुक जाता है? रुकता नहीं दोस्तों, मंद और तीव्र होता है, लेकिन अस्थायी रूप से रुकता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है दोस्तों, क्या समस्या है? वजन बढ़ाने के, शिक्षा की, समायोजन की, या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की समस्या जो होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर समायोजन की। बालक यहाँ पे समायोजन नहीं कर पाता। सबसे जो बच्चा गलत रास्ते पे चलता है तो वह किशोरावस्था में ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा समायोजन नहीं कर पाता और वो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बालक के भाषा विकास का मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन है दोस्तों? भाषा विकास की बात करें, परिवार है, विद्यालय है, जनसंचार माध्यम है, पत्र पत्रिकाएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, परिवार। बालक विद्यालय जाने से पहले हर चीज़ भाषा के बारे में सीख जाता है। मम्मी पापा बोलना, चाचा बोलना, तो बहुत सारे भाषा का ज्ञान हुआ घर से लेकर तब विद्यालय जाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बालक जो है विद्यालय जाने से पहले कोरी पटिया होता है। विद्यालय जाने से पहले बहुत कुछ वह शब्द भंडार लेकर तब विद्यालय जाता है। छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है दोस्तों? हर्डाक का है, सुरनसन का है, क्रो एंड क्रो का है, फिर जिन पियाजे का है। तो राइट आंसर इसे हर्डाक का है। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। आपको हमने बताया था कि इसमें बालक खुद पे कहने लगे कि जो हम हैं हम ही हैं, तो वह कौन सी अवस्था है? वह किशोरावस्था होती है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? नहीं इसमें पूछा गया है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। वृद्धि जीवन प्रत्र नहीं होती है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है। इसमें नहीं पूछा गया था, तो जो ऑप्शन आपका गलत है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं, सही नहीं है, यह सही नहीं है, बाकी सही हैं। तो यहाँ पे आज हम सब दोस्तों वृद्धि एवं विकास के बारे में लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट किए, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट भी से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप इस चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपसे हम फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।